नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा टेट के ऊपर फैसला दिया गया और कहा गया जो भी शिक्षक अपने पद पर बने रहना चाहते हैं उनको 2 साल के भीतर टेट उत्तीर्ण करना आवश्यक है, पास करना आवश्यक है। हालांकि 5 साल से कम बचे हुए नौकरी वालों को यहाँ पे मुक्त रखा गया है उससे, लेकिन कहीं न कहीं यह एक नेचुरल जस्टिस के खिलाफ जजमेंट है। साथ ही साथ इसमें कुछ और प्रावधान है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपने पूर्व के डिसीजन में कि खेल के नियम बीच में नहीं बदले जा सकते हैं, लेकिन खेल के नियम यहाँ पे बीच में नहीं पूरे पूरे तरीके से उलट दिए गए हैं। इसके साथ ही कुछ और जो चीजें यहाँ पे कानूनी प्रावधान है उनके बारे में हम बात करेंगे। काफी खोजबीन के बाद हमने उनको निकाला है। और मैं यहाँ पे बात कर दूं कि ये जो है मौलिक अधिकारों के खिलाफ भी है, मौलिक अधिकार के भी आपके खिलाफ है। आर्टिकल 14 का सीधा सीधा उल्लंघन है, आर्टिकल 16 का यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो रहा है जो कि जीवन जीने का अधिकार यहाँ पे प्रदान करता है और गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। सभी चीजों के हम बारे में बात करेंगे। लास्ट में हम बात करेंगे कि अब इस केस में हो क्या सकता है। यहाँ पे आप लोग केस फिर से पुनः यहाँ पे जो पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे या फिर राज्य सरकार को आगे लाइए, सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे लाइए, इसके बारे में हम यहाँ पे बात किया जाएगा। फिर मैं बात करूंगा कि जो भी 2001 से पहले के टीचर हैं उनके ऊपर क्या यह लागू होगा कि नहीं, और 2009 से पूर्व जितने भी टीचर हैं क्या उनके ऊपर इसको रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से लागू किया जा सकता है। मतलब जब कोई कानून है नहीं तो आर्टिकल 20(1) में सीधा सीधा कहा गया है कि जो भी कोई भी कानून हो, हालांकि यहाँ पे सिविल मामलों के लिए नहीं बात की गई है, यहाँ पे जो दांडिक मामले हैं उनके ऊपर यहाँ पे बात की गई है कि उनमें जो है जिसमें दंड का प्रावधान हो उनको रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से लागू नहीं किया जा सकता है। मैं सभी चीजों को यहाँ पे समाहित करूंगा, सभी चीजों के बारे में यहाँ पे बात करूंगा कि यहाँ पे किस प्रकार अब बचा जा सकता है और उसके कानूनी प्रावधान क्या क्या है। और विश्वास मान के चलिए कि ये जो कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है इसमें चेंजेस अवश्य होंगे, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा लूप होल्स है। फिर अपने जजमेंट में यहाँ पे 168 नंबर पे जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बात की, मेरा पहले का वीडियो आप जाके देख लीजिए, कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो है 2001 से पहले वालों को एग्जेम्प्ट रखा जाएगा, लेकिन लास्ट में यहाँ पे कहीं ना कहीं फिर उन्होंने सबको समाहित कर लिया है। तो ये दोनों में क्लेरिफिकेशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं जजमेंट तो भी पुनर्विचार के लिए जो वापस जाएगा ही जाएगा, लेकिन इस पे क्लेरिफिकेशन के लिए भी इसको वापस भेजना पड़ेगा। मैं वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन करता हूं कि वीडियो को प्लीज आप लोग सभी लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि डिसलाइक करने वाले बहुत लोग हैं। ऐसे लोग हैं जो जो अपने एंसेस्टर्स का सम्मान नहीं करते, जो अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करते हैं, वो लोग जो बहुत खुश हो गए हैं इस डिसीजन से, उनके लिए एक सीधा करेक्ट मैसेज है। जब आज जिस जगह पे वो लोग खड़े हैं, जब आप आज के 20, 25, 30 साल बाद उस जगह पे खड़े होंगे और उस समय के हिसाब से अगर आपके ऊपर कोई एग्जाम लाया जाएगा, जब आपको वो एग्जाम टफ लगेगा, जैसे आप अभी तैयारी में हैं, आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, लेकिन जब आपके लिए 25 साल बाद एग्जाम लाया जाएगा तो फिर जब आपको बाहर किया जाएगा तो फिर आपको याद आएगा कि आज हमारे साथ गलत हो रहा है। फिर उस समय जो आपके समय में समकालीन यंग जनरेशन रहेगी वो आपके ऊपर हंसेगी। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि सभी लोग साथ में रहिए, सभी लोग साथ में रहकर इस चीज का विरोध करिए कि कहीं ना कहीं ये जो है नेचुरल जस्टिस के भी खिलाफ है। और अगर आप चैनल पे पहली बार हमारे जुड़े हैं तो चैनल को प्लीज आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब से लेकर और इस जजमेंट के पलटने तक मैं आप लोगों के साथ रहूंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ, पूरा शुरू से यहाँ पे मामला जो यहाँ पे निकल सकता है। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये जो मामला है इसमें अल्पसंख्यक जो शिक्षण संस्थान है उनको यहाँ पे आर्टिकल 30 के अंतर्गत, जाहिर सी बात है आपको पता है कि मौलिक अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है, तो आर्टिकल 30 में उनको अधिकार मिला है। अब ये मामला उनको क्यों भेजा गया, क्योंकि इसमें संविधान में थोड़ा सा दिक्कत है। जहां भी संवैधानिक चीजों का व्याख्या करने की बात आती है तो वहां पे कम से कम 5 जजों की बेंच चाहिए, इसलिए यहाँ पे लार्जर बेंच को भेज दिया गया। 5, 7, 9 जितने भी यहाँ पे तय होंगे। अब आइए हम जानते हैं लूप होल्स क्या हो सकते हैं। तो पहला तो अल्पसंख्यकों के लिए है, अल्पसंख्यकों के लिए यहाँ पे टेट की बाध्यता पर यहाँ पे लागू किया गया। तो अल्पसंख्यक वाले तो यहाँ पे आप अपना समझ लीजिए कि अभी आपके पास चांसेस बचे हैं, आपके ऊपर ये फिलहाल लागू नहीं किया गया है। इसका आधार क्या है कि टेट थोपना अल्पसंख्यकों के स्वायत्त प्रशासनिक अधिकार का उल्लंघन है। तो ये मौलिक अधिकार का क्लियर उल्लंघन है, फंडामेंटल राइट्स का ये डायरेक्ट वायलेशन है कि आप जो है अल्पसंख्यक के स्वायत्त प्रशासनिक अधिकार का आप उल्लंघन कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे बात आती है 2009 आरटी एक्ट से पहले जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं। देखिए, आरटी एक्ट का जो राइट टू एजुकेशन जो अधिनियम है ये 2009 में आया और इसको 2010 में लागू किया गया।
उसके पहले जो 2001 में आया था डिटर्मिनेशन, मतलब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक और कानून जो 2001 में आया था, वो 3 सितंबर 2001 के बाद आया है, 3 सितंबर 2001 को आया है। तो 3 सितंबर 2001 के पहले टीचर की नियुक्ति प्रक्रिया दूसरे तरीके से रही है, और जो 2009 से 2001 से 2009 के बीच में उनकी नियुक्ति प्रक्रिया का अलग प्रावधान रहा है। तो आपने किस प्रकार 2001 के पहले वाले टीचरों को भी यहाँ पे, जो अपने लास्ट के जजमेंट में आपने बोला है, लास्ट के पेज में, वहां पे उनको भी यहाँ पे आप लोगों ने फंसा लिया है, किस प्रकार आपने किया है। जब आप उनको 168 नंबर पॉइंट पे देखेंगे तो वहां पे छूट दी गई है, और एनसीटी ने शुरू में अपने मतलब छूट दी थी। अगर आरटी एक्ट का वायलेशन इन्होंने 2017 के एक्ट में आर्टिकल 23(2) में संशोधन करके पार्लियामेंट से किया है। जब आपको लग रहा है कि यहाँ पे नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, कोई भी डिसीजन रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से लागू नहीं की जा सकती, तो आपने आर्टिकल 23(2) को क्यों वैलिड माना है? नंबर एक बात, जब आर्टिकल 23(2) को आपने वैलिड कर दिया, जो सरकार ने संविधान में संशोधन करके कानून बना दिया कि चलिए ठीक है, अब जो है 2001 के पहले सभी लोगों को टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो ये गवर्नमेंट की सबसे बड़ी गलती है, और उसको भी आपने क्लियर कर दिया, जो कि सीधा सीधा गलत चीज है। सेकंड नंबर की बात आती है गवर्नमेंट की। जब राज्य सरकारों को पता था कि 2019 तक यहाँ पे सभी को जो है टेट क्लियर करवा लेना सब कुछ है, तो राज्य सरकारें क्यों सो रही थी? क्यों नोटिस नहीं दिया गया? क्यों सभी अध्यापकों से कहा नहीं गया कि आप 5 साल फिर आगे 4 साल बढ़ाया गया? क्यों नहीं आप इतने साल के अंदर टेट क्वालिफाई कर सकते हैं? सेकेंड नंबर की बात, 2 साल की अभी तो बहुत कम टाइम है, अभी तो मैं लूप होल्स की बात करूंगा, उसके बाद ये 2 साल नहीं 5 से 7 साल कम से कम होना चाहिए। अभी बहुत इंटर पास जो बचे हुए हैं, जो 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 इंटर पास हुए टीचर हैं, वो बिना ग्रेजुएशन के टेट होता नहीं यूपी में, तो कैसे वो यहाँ पे कर लेंगे? आप एक बात बताइए, वो कैसे यहाँ पे कर लेंगे? और जब जो बीएड वाले हैं, जो डीएड वाले हैं, वो अब तो प्राइमरी का टेट दे नहीं सकते, बीपीएड वाले हैं तो वो प्राइमरी का टेट दे नहीं सकते, क्योंकि आप इन लोगों को इनवैलिड कर दिया है। तो उनके ऊपर कैसा, किस प्रकार का फिर अब बात होगा? यहाँ पे सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने मनमानी की है कि जो भी है, किसी बिना राज्य को सुने, बिना सभी राज्य को पार्टी बनाए, सभी राज्य के ऊपर ये थोप दिया गया मामला। जब यहाँ पे तमिलनाडु महाराष्ट्र का था, तो तमिलनाडु महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में जजमेंट देना चाहिए था, लेकिन आपने सभी को यहाँ पे कानूनी रूप से फंसा दिया, थोप दिया, बिना किसी को नोटिस किए कि आप उनकी भी बात को सुनिए, कितने टीचर हैं, किस प्रकार के टीचर हैं, और किस प्रकार के रूल रेगुलेशंस हैं, उनको क्या करना है क्या नहीं। आज हम देख रहे हैं कि शिक्षकों के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है कि सिर्फ एक शिक्षक ऐसा है जो टेट पास करेगा, ना तो बैंक में, ना पुलिस में, ना जज साहब की नौकरी में, और ना ही वकील की नौकरी में, ना और कोई भी पेशा ले लीजिए, ये सभी लोग भगवान के दूत हैं। बाकी शिक्षक ऐसा है बेचारा जो मारा मारा फिर रहा है, इसका कोई अपना नहीं है। इसको टेट पास करना है 50-55 साल की उम्र में, जब बच्चों की टेट पास कराने की उम्र है, तो ये बेचारा खुद पढ़ेगा। जब इतने जीवन में इतने कष्ट, इतने दुख, इतने सब कुछ अपने लाइफ में झेल रहा है, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए मर रहा है, तो वो अब टेट की परीक्षा पास करेगा इनके हिसाब से। ये मतलब यहाँ का न्याय है ये। अब आप देख लीजिए, न्याय यही है कि डायरेक्ट मतलब बिना नोटिस किए 2-4 घंटे में यहाँ पे फैसला दे दिया गया कि जो अपने नौकरी में बना, अरे पदोन्नति में किए तो किए, आप नौकरी में बने रहने के लिए कौन सा टेट के लिए जरूरत है यहाँ पे? जब टेट उस समय आरटी एक्ट था ही नहीं, तो आरटी एक्ट कैसे पूर्ववर्ती से लागू हो गया? आरटी एक्ट पूर्ववर्ती से क्यों लागू होगा? आज मैं टीचर हूं, मैंने आज की योग्यता हासिल की है ना, आज जो आपने योग्यता मांगी है, आज आपने योग्यता मांगी है, मैंने उसको हासिल करके टीचर बन गया हूं। कल कोई नई योग्यता आएगी तो नए बच्चे उसमें जाएंगे ना, हम उसमें क्यों समाहित होंगे? मतलब कहाँ का जस्टिस लग रहा है, कहाँ का जजमेंट लग रहा है, क्या लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, बात कर रहा हूँ सभी चीजों पे, अब बात होगी। आज अब बात शुरू हुई है तो बात ये खत्म होकर ही होगी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लेटेस्ट और एकदम ऑथेंटिक यहाँ पे स्रोत आपको मिलेगी जानकारी। तो उन सभी पर टेट लागू करना पिछली तारीख से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जैसा है। आधार क्या है इसका? क्या यह प्राकृतिक न्याय के खिलाफ नहीं है कि भर्ती के बाद नई शर्तें थोप दी जाएं? अब बताइए, एक जगह आप बोलते हैं कि बीच में खेल के नियम नहीं बदले जाएंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, आप लोगों को याद होगा शायद। फिलहाल मैं सभी चीजों को दिखाऊंगा। अब यहाँ पे है सेवा अधिकार और अनिवार्य रिटायरमेंट। कोर्ट ने कहा जो शिक्षक टेट पास नहीं करेंगे उन्हें जबरन सेवानिवृत्त, कंपलसरी रिटायरमेंट किया जा सकता है। यह कौन सा अधिकार का उल्लंघन? सेवा सुरक्षा, सर्विस सिक्योरिटी, और आर्टिकल 14 जो कि समता का अधिकार देता है हमके, विधियों के समान समक्ष समता, जो है विधियों का समान संरक्षण, इसमें कहा गया आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 16 क्या है हमारा?
समान अवसर और समानता। समान अवसर मतलब सभी लोगों को समान अवसर मिलेंगे। यहाँ पे समान अवसर की क्या बात की गई, यहाँ पे तो असमानता है हर जगह। यहाँ पे समता दिया गया है, मतलब सभी लोगों को समान रूप से ट्रीट किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे असमान है। जो भी यहाँ पे है उल्लंघन माना जाएगा। नौकरी की शर्तें बीच में बदलना क्या कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों का हनन है? ये सुप्रीम कोर्ट में ये 5 जजों की बेंच तय करेगी कि क्या नौकरी की शर्तें बीच में बदलना क्या कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है। इसके बेस पर अभी ये चैलेंज होगा। अभी तो चैलेंज ही चैलेंज होगा ना। ऐसे थोड़ी कोई दे देगा जो है यहाँ पे अपनी नौकरी। ऐसे थोड़ी 2 साल के अंदर नौकरी चली जाएगी। कोई किम जोंग उन का रूल थोड़ी यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे बात होगी ना कि जब नौकरी की जो शर्त मैंने पिछली हासिल की थी उसके बेस पे मैं नौकरी में आया। अब बीच में बदलने का क्या है? बीच में कर्मचारियों को क्यों मौलिक अधिकारों का आप हनन कर रहे हैं? मौलिक अधिकार उनका नहीं है। उनका राइट टू, आपने लाइफ छीन लिया है, जीवन जीने का अधिकार उनसे आप छीन रहे हैं। कल को कोई टीचर कुछ कर लेता है, उसके जिम्मेदार कौन होंगे? कोई है जिम्मेदारी लेने वाला? चलिए अभी तो और बात होगी, अभी बहुत सारा कुछ है। अब इसमें क्या है आइए दिखाते हैं। राज्य बनाम केंद्र सरकार है, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर। टेट को एनसीटी केंद्रीय निकाय ने अनिवार्य किया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन शिक्षकों की नियुक्ति और सेवा शर्तें राज्य का विषय है। आपने राज्य को नोटिस किया? आपने राज्य को एक बार पूछा? राज्यों का तर्क हो सकता है कि केंद्र ने उनके अधिकारों में हस्तक्षेप किया है। बिल्कुल क्यों नहीं। जब ये राज्य का विषय है तो केंद्र क्यों इस पे जो है अपना यहाँ पे ला रही है। जब यहाँ पे जो नियुक्ति और सेवा की शर्तें हैं ये राज्य का विषय है, तो यहाँ पे क्यों आप जो है हस्तक्षेप कर रहे हैं? क्या केंद्र द्वारा जारी गाइडलाइन सीधे राज्यों पर बाध्यकारी हो सकती है? इस चीज को भी अभी पॉइंट रखा जाएगा कि जो केंद्र द्वारा जारी गाइडलाइन है सीधे राज्यों पर बाध्यकारी हो सकती है, जिसमें राज्य का मामला हो, राज्य का विषय हो, और बिना राज्यों से यहाँ पे परामर्श किए आप सीधे डायरेक्ट ला रहे हैं। नंबर ये हो गया। अब यहाँ पे है प्रमोशन पर रोक, भेदभाव का अधिकार। ठीक है, भेदभाव का आधार यहाँ पे है। कोर्ट ने कहा कि जिन शिक्षकों की रिटायरमेंट में 5 साल से कम समय है उन्हें टेट पास नहीं करना होगा, लेकिन उन्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा। यह नियम भेदभाव पैदा करता है। इसका आधार क्या है? 2 समान पदों पर कार्यरत शिक्षकों को अलग अलग अधिकार देना आर्टिकल 14 समानता का अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। मतलब एक व्यक्ति तो उस पद पर कार्य कर रहे हैं, 2 शिक्षक हैं, दोनों समान पद पर कार्यरत शिक्षकों को आपने अलग अलग अधिकार दे दिया। एक को दे दिया कि आप टेट पास करके आइए, एक को दे दिया कि जो पास किया हो जाएगा, एक को कह रहे हैं कि टेट मतलब ये बताइए, सीधा सीधा से एक बात है, आप पुलिस डिपार्टमेंट ले लीजिए, आर्मी ले लीजिए आप, और उसके साथ साथ ही आप चाहे बैंक ले लीजिए, कोई भी डिपार्टमेंट ले लीजिए, ऐसा कहाँ प्रावधान है सिर्फ एग्जाम के बेस पर ही प्रमोशन होगा? एग्जाम के बेस पर प्रमोशन सिर्फ शिक्षा विभाग में आ गया है नया नियम कि शिक्षकों को अगर प्रमोशन लेना है तो एग्जाम, मतलब जो 25 साल से कर रहे हैं उनको उनको मतलब आपने बाहर कर दिया। जिन्होंने इतने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डीएम और डीएसपी क्या न क्या बना दिए, विधायक वलसी सब बना दिए, आप उनको कह रहे हैं कि अगर आप टेट नहीं है तो आप बेकार हैं, आप बाहर चले जाइए। अरे यार, कितने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री प्राइमरी से पढ़ के गए हैं। एक बार अगर आप इसका आकलन किए होते तो शायद ये जजमेंट देते समय आपका हाथ कांपता कि ऐसा जजमेंट हम क्यों दे रहे हैं। मतलब जो 25 साल से है, अनुभव नहीं है उसको, उसका अनुभव क्या कहाँ गया? और उसको जो यहाँ पे वही सेवा शर्तें जो लागू होती हैं कि आपको प्रमोशन जो है मिलेगा जो ज़्यादा यहाँ पे अधिक उम्र का होगा, तो कहाँ पे आपने उसको शिक्षकों से अधिकार छीन लिया, पेपर लगा दिया, एग्जाम लगा दिया। और डिपार्टमेंट वाले क्या सब एकदम ठीक हैं? सब वहाँ पे दूध के धुले आए हैं, सिर्फ शिक्षा की बेकार हैं? कहाँ ऐसा होता है? तो ये भी आर्टिकल 14 का उल्लंघन है कि 2 समान पद पर कार्य शिक्षकों को अलग अलग आपने अधिकार दिया है। इसके साथ साथ ही 2 अलग व्यवसाय के लोगों को साथ भी आप भेदभाव कर रहे हैं। अलग अलग व्यवसाय है लेकिन आप एक में पेपर लगा दिए, एक में जो है जनरल प्रमोशन हो रहा है अपने उम्र के हिसाब से। एक अधिकार ये हो गया। अब इसके निष्कर्ष क्या निकलते हैं, आइए हम निष्कर्ष के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अल्पसंख्यक संस्थानों पर टेट की अनिवार्यता पहले ही जो है बड़ी बेंच को भेजा गया है। 2009 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर नियम थोपना रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। आप लोग भी अभी तक अगर पढ़ते आ रहे होंगे तो सुने होंगे कि किसी भी कानून को पिछले नियमों के हिसाब से नहीं लागू किया जा सकता है। कानून नए तरीके से लागू होते हैं, नए लोगों के लिए लागू होते हैं, लेकिन आपने रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से लागू कर दिया। ये कहाँ का नियम है? आपने जब 2009 के पहले टेट नाम की कोई चीज नहीं थी तो आपने नौकरी से बाहर करने के लिए बीच में टेट क्यों ला दिए? 2001 के समय वाले, 2005 के समय वालों को पता नहीं होगा टेट क्या है और किस बीमारी का नाम है, आपने अब उसको लागू कर दिया। सेवाधिकार,
उनका सेवा अधिकार है, सेवा में बने रहना, उन्होंने सेवा ली है, उस समय के क्राइटेरिया को फुलफिल किया है, उसी हिसाब से उनको सेवा में प्रमोशन के जो नियम है उस प्रमोशन को भी पाना चाहिए। लेकिन बीच में जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आ गई। जबरन सेवानिवृत्ति, आप जबरन किसी को सेवानिवृत्ति कर रहे हैं सिर्फ इस बेस पे कि उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया। आप उनका आचरण, कंडक्ट को आप रख सकते हैं एक बार कि कंडक्ट खराब है, इस बेस पे जबरन रिटायर करिए। आप उनके अगर वो गलत व्यवहार कर रहे हैं उस पर रखिए, आप वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उस पर रखिए, उस पर कुछ नहीं, इतने भ्रष्टाचारी सेवा में बने हैं, लेकिन शिक्षकों को बाहर करना है। राज्य बनाम केंद्र, मैंने कहा अब प्रमोशन पर रोक, ये भी असमानता का अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, हालांकि एग्जैक्ट नहीं बोला, लेकिन उन्होंने कहा द टीचर्स हु वर अपॉइंटेड प्रियर टू 3 सितंबर 2001 इन अकॉर्डेंस विद द प्रिवलेंट रिक्रूटमेंट रूल्स एट द टाइम कैन नॉट बी कंपाइल्ड बी क्वालिफाइड। मतलब जो भी शिक्षक 2001 3 सितंबर से पहले हैं उन्होंने अपने रूल रेगुलेशन क्राइटेरिया को फुलफिल किया है, इसलिए उनको टेट देना अनिवार्य नहीं है। यहाँ पे इसके बारे में बात की गई। अब आइए मैं बताता हूँ, समानता का अधिकार है आर्टिकल 14, कानून के समझ समानता सुनिश्चित करता है, और अनुच्छेद 16 रोजगार के मामलों में अवसर की समानता प्रदान करता है। किसी भी पिछली तिथि से लाए गए नियम जो पहले से सेवा में मौजूद कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके प्रमोशन की संभावनाओं को कम करते हैं, को इन अनुच्छेदों का उल्लंघन माना जा सकता है, खासकर यदि नियम मनमाने और भेदभावपूर्ण हो। तो ये नियम क्या मनमाने नहीं है? आरटी एक्ट में मैं मान रहा हूँ 2017 में जो यहाँ पे संविधान संशोधन करके यहाँ पे ला दिया गया सीधा सीधा, तो क्या वो मनमाना पूर्ण नहीं है? क्या आपने रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से उसको पीछे वालों को भी लगा दिया है? कोर्ट का मानना है कि भर्ती के नियम प्रक्रिया के बीच में या बाद में नहीं बदले जाने चाहिए। अभी बताइए, मुश्किल से 2-4-6 महीने की बात हो रही है, ये सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच ने यहाँ पे जजमेंट दिया था और कहा था रूल्स ऑफ द गेम मस्ट नॉट बी चेंज्ड मिडवे। ये एग्जैक्ट लाइन थी यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की, लेकिन यहाँ पे तो बीच में नियम क्या है, पूरा नियम पलट दिए हैं ये लोग। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अब देखिए आर्टिकल जो 21 है ये हमें जीवन जीने का अधिकार देता है, वो भी कैसे? गौरवमयी पूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। और सुप्रीम कोर्ट ने रोजी रोटी के अधिकार को भी, अब देख लीजिए, राइट टू लाइवहुड को भी अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार का एक हिस्सा माना है। आपने मतलब 10-20 से 20 लाख टीचरों को आपने रोजगार छीन लेंगे, राइट टू लाइवलीहुड का, रोजी रोटी का अधिकार छीन लेंगे, उनका परिवार 5 से 7 लोग एक परिवार पर डिपेंड है, वो कहाँ जाएंगे? पहले से कार्यरत और स्थापित जो वेस्टेड अधिकारों वाले कर्मचारियों को बिना किसी उचित कारण या प्रक्रिया की नौकरी से निकालना उनकी आजीविका पर गंभीर प्रभाव डालता है, जो आर्टिकल 21 का भी उल्लंघन है। 14, 16, 21 इतने मौलिक अधिकारों का डायरेक्ट वायलेशन अभी मैं दिखा रहा हूं, अभी तो बहुत वीडियोज आएंगे। मनमाने निलंबन और बर्खास्तगी के खिलाफ सुरक्षा अनुच्छेद 311 में है। यह अनुच्छेद सिविल सेवकों को मनमाने ढंग से बर्खास्तगी, पदच्युत या रैंक में कमी से बचाता है। ये आर्टिकल 311 में यहाँ पे चर्चा हुई एक बार भी, इन 14, 16 और 21 और आर्टिकल 311 की। यहाँ पे एक बार सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा किया, राज्य को समन किया कि आइए आप अपना पक्ष रखिए, आपके ऊपर आदेश लागू होगा। शिक्षकों का पक्ष जानना चाहा सुप्रीम कोर्ट ने, शिक्षकों का पक्ष नहीं जानना चाहा। सुनने में आ रहा है कि 10-20 दिन के मामले में बस 2-3 घंटे के अंदर इस पर बात हुई है कि जो शिक्षक बने रहना चाहते हैं उनको टेट देना होगा। ये देख लीजिए, ये है कर्मचारियों के निहित अधिकारों को पूर्वव्यापी रूप से छीनने वाले नियम संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करते हैं। बैंक पेंशनर्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब आप देख लीजिए, मैं एक एक चीज लाया हूं, मैं बहुत ढूंढा हूं, मैं बहुत परेशान हुआ 2 दिन से इस पर, तब मैं इन चीजों को ढूंढ पाया हूं। ये कब का है आप देख लीजिए, 2022 का मामला था, 12 जनवरी 2022 का मामला था, और ये एक अच्छे प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर की कटिंग है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ फिर से, चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत हेटर्स हैं जो डिसलाइक करके जाएंगे, जिनको आनंद आ रहा है इस पर। 14 और 21 का उल्लंघन है। ये बैंक पेंशनर्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्मचारियों के निहित अधिकारों को पूर्व व्यापी रूप से छीनने वाले नियम, मतलब जो पूर्व व्यापी नियम है उनको फिर से नया आप उस पर लागू कर रहे हैं। ये देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसा संशोधन जो पूर्व व्यापी रूप से लागू होता है और जो मौजूदा नियमों के तहत किसी कर्मचारी को पहले से उपलब्ध लाभ को छीन लेता है, कर्मचारियों को उसके निहित अर्जित अधिकारों से वंचित कर देगा। इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन करता है। डबल बेंच का फैसला है ये। डबल बेंच का फैसले पे सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, तो आपने डबल बेंच के फैसले पे कैसे वो निर्णय दे दिया? आपने पूर्व व्यापी रूप से छीन लिया।
अगर छीनना है तो 3 जज और 5 जज 7 जज की बेंच होनी चाहिए। कैसे बड़ी बेंच अपने लार्जर बेंच के साथ ये निर्णय नहीं दिया है? नंबर 1 बात। चलिए अभी तो बहुत चीज़ें हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे आइए। सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स प्रिंसिपल अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव चेंजेस इन रिक्रूटमेंट स्टैंडर्ड्स एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया मस्ट रिमेन स्टैटिक टू प्रोटेक्ट कैंडिडेट्स लेजिटिमेट expectations rules of the game must not be changed midway or post completion। आप देख लीजिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से इन्होंने लिख दिया है कि यहाँ पे जो नियम है वो चेंज नहीं किया जा सकता। रूल ऑफ द गेम मस्ट नॉट बी चेंज मिडवे और पोस्ट कंप्लीशन लिखा है। मतलब जो भी नियम कानून है वो बीच में और बाद में नहीं बदले जा सकते हैं। पहले आप नौकरी के पहले नियम जो लगा दिए हैं उसको बीच में नहीं बदल सकते, बाद में नहीं बदल सकते हैं। डबल बेंच की ये भी है। तो दो तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डबल बेंच का अपने निर्णय को वायलेशन कर दिया। अभी तो मैं 2 दिखाया हूँ, अभी तो बहुत ढूंढना बाकी है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट में एक बार पुनः चैलेंज होने दीजिए। एक चीज और मैं बता दूं, जितने भी शिक्षक साथी हैं किसी को अपने हिसाब से चैलेंज नहीं करना है। पहली बात, राज्य सरकार को इसमें लाइए आगे। अब मैं बात कर रहा हूँ इसमें क्या क्या हो सकता है। राज्य सरकार को आगे लाइए, सेंट्रल गवर्नमेंट को आगे लाइए, अटॉर्नी जनरल साहब खड़े होंगे, अटॉर्नी जनरल साहब बताएंगे ऐसा ऐसा है। फिर उसके बाद इस पे रिव्यू पिटिशन पे जो बात होगी। रिव्यू पिटिशन पे मामला पूरे तरीके से बन जाना चाहिए, नहीं तो क्यूरेटिव पिटिशन है। उसके बाद फिर इसमें से क्लू ढूंढा जाएगा कि कैसे इसमें जो है संविधानों का उल्लंघन मानकर इसको लार्जर बेंच के पास भेजा जाए। इसमें संविधान का उल्लंघन हुआ है इस आदेश में। लार्जर बेंच पे जा सकता है राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, लार्जर बेंच, और फिर रिव्यू पिटिशन पहले होगा, फिर क्यूरेटिव पिटिशन अगर वो रिजेक्ट हो जाता है उसके बाद फिर इसमें जो है क्या हो सकता है कि अध्यादेश भी आ सकता है। मोदी जी के द्वारा यहाँ पे अध्यादेश लाया जा सकता है। राज्य सरकार यहाँ पे चाहे तो छूट दे सकते हैं, राज्य सरकारों के पास अधिकार है। कई जो है यहाँ पे मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कई राज्य सरकारों ने अपने यहाँ जो बाहर हुए थे कर्मचारियों, छत्तीसगढ़ का शायद मामला था, वहाँ पे अपने कर्मचारियों को रख लिए। तो राज्य केंद्र ये इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, इनको आगे लाइए। शिक्षक संगठनों के ऊपर दबाव बनाइए कि इनको आगे लाया जाए। और उसके बाद फिर जो है यहाँ पे अध्यादेश तो आखिरी चारा बचता है। साथ ही साथ जो 2 साल का अगर मान लीजिए जब रिजेक्ट ही होता है, 2 साल को बढ़ा के कम से कम 5 से 7 साल मिनिमम किया जाए, जिससे और ज़्यादा केस लड़ने के लिए हम लोगों को समय मिल सके। तो मेरा पूरा आपके साथ सहयोग है। मैं अपने सभी तरीकों से आप लोगों के साथ हूँ। और आप याद रखिएगा कि जितना आप इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा मजबूती होगी, उतना ही ज़्यादा कानूनी रूप से लड़ने में मदद मिलेगी। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को जो है सभी लोगों के पास शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोज़, एकदम इफेक्टिव वीडियोज़, जो भी एकदम आप समझिए निचोड़ वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे 2-4 दिनों में, 5 दिनों में। क्योंकि काम करने में, वर्क करने में, इतना चीज़ ढूंढने में, सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल पर जुड़ जाइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।